रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज एक बार फिर मेरा यानी संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। तो लीजिए श्रोताओं, आपसे वादा किया था पिछले शनिवार कि आने वाले शनिवार को भी हम निकिता जी से बातचीत जारी रखेंगे। क्योंकि ये शो ऑलरेडी चल रहा है तो अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं दोस्तों। मैं तो सोच रहा हूं कि पता नहीं पहले क्यों मौका नहीं मिला मुझे निकिता जी से बात करने का। तो मैम, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है मन की आंखों से। और आपने तो पता नहीं कितनी सारी आंखों को पीछे छोड़ करके आपने मन की आंखों को इतना आगे बढ़ा दिया कि लोगों को तो लगता है कि अब मन की आंखों का दूसरा नाम निकिता राउत बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, और मेरे श्रोताजनों को मेरा बहुत बहुत पुनः एक बार प्यार भरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं दोबारा इस शो पे पिछले शनिवार तो मैं थी ही आप लोगों के साथ, और अब दोबारा मुझे आप लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला है, तो थैंक यू सो मच। जी, तो मैम बात वहीं से शुरू करते हैं कि आपने कहा था जी बैंक में अपॉइंटमेंट हो गया, जी जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। जी और सबसे बड़ी बात, जो एक मैसेज आपने बैंक ऑफिशियल्स को दिया, वो मैसेज के लिए एक डेयर चाहिए होता है, जो आपने दिखाया, जो साहस आपने दिखाया। तो उसके बाद जी आपकी बैंक की जर्नी कैसी रही मैम, वहां से शुरू करते हैं आज। जी संदीप जी, सो मैं श्रोताओं को एक बार बता दूं कि मैं फिलहाल बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि इंडिया का देश का बहुत ही जाना माना बैंक है ना। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्यरत हूँ। तो मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई थी बैंक ऑफ बड़ौदा में, वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू, मैंने जमनालाल बजाज से एमबीए किया था, तो कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा मेरी नियुक्ति हुई थी बैंक में 2009 में। जी 14 अगस्त 2009 को मैंने बैंक ज्वाइन किया, जी मानव संसाधन विभाग में, जी जिसको हम एचआर कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कहते जी हैं। जी जी जी। और ह्यूमन रिसोर्स एचआर स्पेशलिस्ट मैनेजर की पद पे मेरी नियुक्ति हुई थी। और मैं कॉर्पोरेट ऑफिस जो है, कॉर्पोरेट कार्यालय जो है बैंक का, मुंबई बीकेसी में, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई थी इनिशियली। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजिंग असाइनमेंट्स बैंक के द्वारा मिले। मैंने कुछ जो प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा जिन पे मैंने काम किया, जैसे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे उन पे काम करने का मुझे मौका मिला। और मैं पहले आपको अब तक की अपनी जर्नी बता देती हूँ, और फिर उसमें कुछ जो सोशल एस्पेक्ट्स है, कुछ मेरी यादगार जो पल हाँ, हैं अगर बैंक के, कहीं है पर ना। आपको ऐसा लगा हो ना कि पता नहीं ये क्या हो गया, कहाँ आ गए, या लोगों की मतलब जो कहते हैं ना कथनी और करनी में अंतर होता है, इस तरह के जी एक्सपीरियंसेस हों और आपने फिर कैसे ओवरकम किया। यस। जी। तो जर्नी के बारे में जैसे मैं पहले बता दूं, तो 2009 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। जी 2012 में अगस्त में, मतलब एग्जैक्टली 3 साल बाद ज्वाइनिंग के, जी मेरा पहला प्रमोशन हुआ, मेरी पदोन्नति हुई सीनियर मैनेजर एचआर के रूप में। जी और वो प्रमोशन, मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि उसमें रिटन एग्जाम था। सभी प्रमोशन एक्सरसाइजेस में रिटन एग्जाम था, इंटरव्यू था, और परफॉर्मेंस के स्कोर्स को देख के मिला जुला एक एक असेसमेंट किया जाता है। और जी प्रमोशन में तो बिल्कुल भी किसी प्रकार का रिजर्वेशन या अलग पीडब्ल्यूडी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं होती। तो फिर भी मैंने बाकी लोगों के साथ compete किया, और मेरी सीनियर मैनेजर में मेरी प्रमोशन हो गई। उसके बाद 2015 में मैं चीफ मैनेजर बनी, स्केल 4 जिसे हम कहते हैं, उसमें मेरी प्रमोशन हुई। वेरी तो नाइस। 2009 से लेकर 2015 तक मैं कॉर्पोरेट ऑफिस में एचआर डिपार्टमेंट में पोस्टेड थी। ओके। और फिर मुझे ये लगा कि मुझे अब कॉर्पोरेट ऑफिस से निकल के थोड़ा ग्राउंड लेवल पे, जिसको हम रीजनल ऑफिस कहते हैं, जी जहाँ पे जिनके साथ बैंक की शाखाएं अटैच रहती हैं,
जी वहाँ मुझे कार्यरत होना चाहिए, वहाँ मेरी पोस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के साथ जुड़ पाऊंगी और उनकी एचआर, उनकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होने के कारण मैं उनकी समस्याओं को समझ पाऊंगी, उनके लिए कुछ काम कर पाऊंगी डायरेक्टली। जी तो मैंने बहुत अपने जो सीनियर्स थे उनको रिक्वेस्ट की कि अब मुझे आप रीजनल ऑफिस भेज दीजिए। ओके तो पहले तो देखिए डाउट, मेरे काम पे तो किसी को डाउट नहीं था, क्योंकि जी। मैं एक स्टार परफॉर्मर रही हूँ हमेशा से। जी लेकिन कुछ जो मेरे वेल विशर्स, कुछ सीनियर्स थे, उनको ये डाउट जरूर था कि अरे रीजनल ऑफिस में बहुत चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं, यूनियंस होते हैं, बाहर के इंस्टीट्यूट्स और अथॉरिटीज से डील करना पड़ता है, तुम कैसे करोगी, जी तुम्हें दिखता नहीं है, कैसे होगा, बहुत सारा काम होता है। यहाँ तो आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, तो आप यहीं रहो ना, आप जी क्यों जाना चाहते हो। जी जी तो मैंने उनको कहा कि नहीं, जब मैंने ये सोचा है कि मुझे बैंक में आगे प्रमोशंस लेनी है, मुझे बाकियों की तरह ही काम करना है, तो मैं जैसे बाकी लोग इस चैलेंज को लेते हैं वैसे मैं भी लूंगी। जब मैं प्रमोशन चाहती हूँ तो डेफिनेटली, जब मैं बढ़ना चाहती हूँ तो मुझे मेहनत भी उतनी ही करनी चाहिए डेफिनेटली। Yes. तो अब तक की है तो आगे भी करनी चाहिए। जी एक तो ये व्यू था कि मैं मतलब न्यूट्रिशनल ऑफिस में आप कैसे जाओगे। अच्छा, एक कुछ लोग ये भी थे जिन्होंने मुझे थोड़ा ऐसे कह दिया बातों बातों में कि मैडम, एक ही सिटी में, एक ही जगह में, एक ही ऑफिस में बैठे बैठे आपको कब तक प्रमोशंस मिलेंगी, आप कब तक प्रमोशंस लोगे। अच्छा तो अब मैं तो जैसे स्वाभिमानी तो हूँ ही ना, जी सेल्फ जी रिस्पेक्ट जी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो बिल्कुल मैंने उस चीज को अपने लिए भी सोचा कि हाँ भाई, मैं यही क्यों कह रही हूँ कि मुझे मुंबई में किसी रीजनल ऑफिस में लो। जी आप लोग सब जानते होंगे कि बैंक की जॉब जो होती है वो ट्रांसफरेबल जॉब होती है ना, जी हर 3 जी सालों में हमारा बिल्कुल ट्रांसफर होता है। यस मैम और पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। जी तो फिर मैंने बस हल्के से ये कह दिया कि देखिए, मैंने तो मैनेजमेंट से नहीं कहा कि मुझे एक ही जगह पे या एक ही सिटी में रखे, आप मुझे जहाँ चाहे भेज सकते हैं। जी तो हालांकि ये गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि जहाँ तक पॉसिबल हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को अपने होम टाउन से ज्यादा दूर ट्रांसफर ना किया जाए। लेकिन फिर मैंने अपने आप के लिए सोचा कि जब मैंने रिक्रूटमेंट के वक्त, जब मैंने पहली नियुक्ति के वक्त ये नहीं सोचा कि मैं ब्लाइंड हूँ, तो मैं अब तो मुझे सोचना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। बिल्कुल तो उसी चीज को आगे बढ़ते हुए मेरी पोस्टिंग जो है, मेरा ट्रांसफर हो गया, रीजनल ऑफिस में हुआ, और वो भी मुंबई में नहीं, दिल्ली में हुआ। क्या बात है ठीक है। उन लोगों को और तो जवाब मिल ही गया। हाँ, मतलब खैर मेरा ये नहीं था कि मुझे किसी को जवाब देना था, लेकिन मेरा हमेशा से ये रहता है कि कुछ जो पुरानी धारणाएं बनी हुई हैं, कुछ जो लिमिटिंग थॉट्स जिसको हम कहते हैं ना, जो हमारे विचार जो माइंडसेट को हमें को तोड़ना। रोकते हैं, माइंडसेट को तोड़ना, ये मेरा इंटेंशन था। किसी को कुछ कहना या जवाब देना इंटेंशन डेफिनेटली नहीं था मेरा। सबको शत प्रतिशत मेरा नमन है, रिस्पेक्ट है, और बहुत लोगों ने मुझे सहयोग भी किया, तो मैं हमेशा सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। दिल्ली में मैं रही, 1-1.5 साल रही, वहाँ पे भी बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत अच्छे से काम हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत चैलेंजेस भी थे, पूरे अनजान लोग थे मेरे साथ, मेरी फैमिली भी वहाँ नहीं थी, सिर्फ मेरे हस्बैंड सिर्फ मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे वहाँ पर। तो हर प्रकार की चुनौती थी, बट वो जो मेरा दिल्ली का स्टिंट था, उसने मेरे व्यक्तित्व को और स्ट्रांग बनाया, उसने मुझे और प्रेरणा दी आगे और चीजें करने की। फिर मैं वापस मुंबई आई, एक रीजनल एचआर डिपार्टमेंट को ही हेड कर रही थी मुंबई में ही। फिर बहुत अच्छे से चीजें हुई, और लास्ट में 2 साल पहले बैंक ने मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए, जो बैंक का एक ट्रेनिंग सेंटर है मुंबई में, वहां पे मुझे एज अ हेड ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर मुझे पोस्ट किया। और उसी के साथ साथ पिछले साल 2019 अगस्त में मेरी असिस्टेंट जनरल मैनेजर केडर में प्रमोशन हुई। ये बहुत ही रेयर प्रमोशन होती है, और इस एज में मेरा भगवान से लाख लाख शुक्र करती हूँ। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरी काबिलियत को पहचाना और मुझे
इतने ही कम समय पर इतने अच्छी पोजीशन पे मुझे प्रमोट किया। और इस तरह मैं बैंक में अभी एट द मोमेंट मैं सभी एम्प्लॉयज में सबसे यंगेस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। क्या? और साथ ही साथ बैंक में ही पहली ब्लाइंड एम्प्लॉय हूँ जो इस लेवल तक प्रमोट हुई है। वेरी नाइस मैम, बहुत खूब। तो मैम आज थैंक यू। आज लोगों को ये लगता है या बैंक वाले बोलते हैं कभी कि मैम मतलब जो आपकी ब्लाइंडनेस है, आपके बैंक कुल ना के आपके काबिलियत को आपके बैंक एम्प्लॉयज या आपके कलीग्स किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बताऊं तो लगभग सभी लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरी काबिलियत को सबने देखा है, मुझे काम करते हुए सबने देखा है। यहाँ तक कि यूनियंस, जैसे नॉर्मली बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में ही नहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर वाले और यूनियंस इनकी बहुत अच्छी रिलेशन कई बार नहीं होती जी। बट मेरे केस में वो भी सब बहुत बढ़िया है, बहुत रिस्पेक्ट है जी। सिर्फ क्या होता है कि कभी भी आप न्यू जगह पे जाते हो, आपके बॉस चेंज होते हैं या आप उनके साथ आपको काम करना पड़ता है जो आपको नहीं जानते जी। तो जैसे उन्हें पता चलता है कि मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकती, डेफिनेटली बहुत सारे प्रश्न माइंड में उभरते हैं कि अरे ये देख नहीं सकती तो कैसे होगा, ये कैसे काम करेगी, हमारे डिपार्टमेंट में कैसे हैंडल करेगी। जो बॉसेस होते हैं उन्हें ये रहता है कि अरे ये मैडम से हम कैसे काम करवाएंगे, और जो जूनियर्स होते हैं उन्हें लगता है कि हमारी बॉस कैसे बनेगी। तो ये कुछ इनिशियल ये अवेयरनेस ना होने के कारण ये डाउट्स जरूर रहते हैं। अब मैं जान गई हूँ ये चीज को, है ना। तो मेरा ये प्रयत्न होता है जब भी मेरी टीम चेंज होती है या जब भी मैं कहीं नई जगह पे जाती हूँ, सबसे पहले जब मेरी इंट्रोडक्शन होती है मैं खुद ही एक मीटिंग बुलवा लेती हूँ और सबको बोलती हूँ कि देखिए मैं जानती हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे, साइन कैसे करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वो सब तो हम डेमो इनको दे देते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ कि देखिए ये मत सोचिएगा कि आप लोगों को पूरा टाइम मेरा हाथ पकड़ के कहीं चलना होगा ऑफिस में। मेरे को बस नई जगह है तो एक आध दिन लगेगा लेआउट को समझने में, वो हो गया उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो जाती हूँ। तो अब तक का तो जो मेरा साथ रहा है लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है। और दूसरा संदीप जी मैं ये भी समझती हूँ और मैं अपने जो और भी BWD फ्रेंड्स मेरे साथ बात करते हैं, मैं उन्हें ये भी कहती हूँ कि देखिए कई बार हम ऐसा सोचते हैं, हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि क्योंकि हमें दिक्कत है तो लोग हमें हेल्प करेंगे, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी तो उन्हें देना है ना कुछ। आज अगर हम उनसे हेल्प ले रहे हैं तो लेने की बजाय देना है हमें पहले तो। जी। तो यही होता है, रिलेशन उसी तरह बनता है। आप हेल्प ले रहे हो, आप कुछ ऐसा करो जिससे वो हेल्प करा है, यू नो। सो जो मुझे आगे चलाते हैं, सो अब तक का सफर बहुत अच्छा रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था बैंक ऑफ बड़ौदा तब मैंने सोचा था अरे जमनालाल बजाज से MBA करके मुझे तो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में ही थोड़ी पूरी जिंदगी कंटिन्यू करना है, मैं तो और किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहूंगी। लेकिन ये विचार सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले था। बैंक ऑफ बड़ौदा ज्वाइन करने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़नी चाहिए या मुझे मजा नहीं आ रहा। बस बिल्कुल मदर इंस्टीट्यूशन रही, बहुत रिस्पेक्ट मिली यहाँ से और मिल रही है रादर, और बस बहुत आगे मुझे ऐसा बहुत कम होता है मैम कि अपने इंस्टीट्यूशन में इतना ऑनर मिले, इतना प्यार मिले, लेकिन आपकी मेहनत और काबिलियत के बल पर आपने वो सब भी कर दिखाया। मैम यहाँ पर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने सक्सेस और चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया ये सब तो बताया, लेकिन जब आप एजुकेशन ले रहे थे या जब आप अपना जो ड्रीम है उसको पूरा करने के बारे में सोच रहे थे, तो एजुकेशन का आपका मतलब प्रिपरेशन कैसे होता था? आप मतलब अपना जो टाइमिंग है वो कैसे सेट करते थे? किन चीज़ों ने आपको हेल्प किया? जैसे आपने बताया कि आपने ब्रेल लिपि सीखा, तो ब्रेल लिपि का कितना रोल रहा आपके इस जर्नी में? और उसके बाद फिर जब बैंकिंग और अकाउंट्स और ये सब जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो फिर कौन सी चीज़ों ने आपको हेल्प की? ओके, सो देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, इसको मैं दो भागों में बांटूंगी। वन इज द
टेक्नोलॉजी दैट आई यूज, एंड अनदर इज सेकंड वाला है जो मेरी थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले की जब हम बात करें टेक्नोलॉजी एंड टूल्स एंड एड्स, तो ब्रेल तो देखिए, ब्रेल तो ऐसा है कि मैंने सीखी ही, मैं पूरा टाइम उसे यूज करती रही और आज भी यूज कर रही हूँ। आपको आश्चर्य ये होगा बहुत ना इंपॉर्टेंट है सुन मैम के? बात, Yes, ये बहुत, क्योंकि आज लोग ब्रेल से दूर भाग रहे हैं दरअसल, इसलिए मैंने भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे ये इसको जब मैं भी किसी को समझाती हूँ ब्रेल की इम्पोर्टेंस, तो मैं एक ही चीज पूछती हूँ कि कोई जो व्यक्ति जो देख सकता है, आप उसको बोल दो कि दुनिया से हम पेन, कागज और कलम, पेन और पेपर गायब कर देंगे, तो डेफिनेटली वो भी कहेगा अरे नहीं यार, मेरे को जेब में रखने के लिए पेन तो चाहिए ना, एक छोटे से कागज का टुकड़ा तो चाहिए, कभी फटाफट से कुछ नोट करना होता है। वही चीज हमारी है आज, चाहे कंप्यूटर्स हैं, वॉइस असिस्टेंट्स हैं, मोबाइल में सारा टॉकिंग है, सब कुछ है, लेकिन मुझे अगर क्विकली अपना कुछ टू डू लिस्ट बनानी है या क्विकली मुझे कुछ अपने पॉइंट्स नोट करके रखने अपने पास, एक कागज को फोल्ड करके रखना बहुत इजी है, वहां पे ब्रेल की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं ट्रेनर भी हूँ ना, मैं अभी जो मेरी करंट प्रोफाइल है, मुझे लेक्चर्स भी लेने होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैं लिख लेती हूँ, और जब मैं सेशन ले रही हूँ एक उंगली फिरा के वहां से वो वर्ड पकड़ लिया और उसको आगे अपना सेशन को कंटिन्यू कर लिया। अब यही अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं कंप्यूटर पे ही डिपेंड करूंगी, तो आप सोचे इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। सो ब्रेल तो रही ही मेरे साथ ही फिर कंप्यूटर भी मैंने अपने कॉलेज टाइम्स में सीख लिया, तो पूरी तरह से कंप्यूटर भी यूज कर पाती हूँ, पढ़ाई के लिए हो या काम के लिए हो। मोबाइल फोन्स पूरी तरह से यूज कर पा रही हूँ, आईफोन यूज कर रही हूँ। वेरी नाइस। इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डर्स, एलेक्सा, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, मतलब सब कुछ आपने टाइम टू टाइम अडॉप्ट किया। जी, और मैं ये भी मैसेज दूंगी कि ठीक है कि आप कहीं पे भी किसी से पीछे ना रहें, जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है उसको आप सीखिए, वेदर आप उसे यूज करें या ना करें, आप उसे खरीदें या ना खरीदें, आपको आना जरूर चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सो ये हो गया मेरा हार्ड कॉपी, अब हार्ड टेक्निक वाला चीज। जी। जब सॉफ्ट टिश्यू की बात करें, जो थॉट प्रोसेस की बात करें, तो बहुत क्लियर थी मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या अचीव करना है। आज भी मेरे प्लान्स बनते हैं, मेरी कैलेंडर सेट होता है, मुझे आज के दिन में ये चीजें करनी है, और फिर मैं अपना एक रिफ्लेक्शन भी करती हूँ रात में कि क्या मैंने जो सोचा था वो मैंने किया, अगर नहीं किया तो क्या कारण था, उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को समय देना, मल्टीटास्किंग, सेल्फ डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन। अब सब कहेंगे अभी लॉकडाउन हो गया, घर में हमारी बाइयां नहीं आ रही, बहुत काम है, हम पढ़ाई कैसे करें, हम रीड कैसे करें। तो मैं एग्जांपल देती हूँ, यही चीज मेरे साथ ही है, मेड्स डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर पे भी नहीं आ रही थी, बर्तन झाड़ू सब कुछ करना होता था, ठीक है। अब बर्तन करते करते आप क्या वो टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, आप अपने मोबाइल पे न्यूज लगा लो, आप कुछ मोटिवेशनल वीडियो लगा लो, आपको तो सुनना ही है। और मैं तो कई बार कहती हूँ संदीप जी, हमें देखना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ सुनना पड़ता है, हमारे लिए तो और एडवांटेजेस है। साइमल्टेनियसली हम तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। यस, बहुत सारे काम कर सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि मैं गाती भी हूँ, कई बार मेरे को ऐसा होता है कि रियाज करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो चलो घर का कुछ काम करते करते म्यूजिक भी आपका एक पसंदीदा शौक रहा है इस सब में। जी, तो कुछ काम करते करते साथ में थोड़ा गुनगुना भी लिया, हम आगे बढ़े उससे पहले फिर गुन ही गुना दीजिए मैडम। चले वो हम शो के एंड के लिए रखते हैं। ओके, चलिए एंड आपका उसी से करेंगे। लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको रोक करके बोल रहा हूँ मैम, आज की सिचुएशन को अगर हम देखें, अभी खासकर जो लॉकडाउन से आई है, अभी हम लोग ज्यादातर वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स या तो ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा है कि हम हमारे घर से ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। पहले लोगों की एक शिकायत हो सकती थी कि अरे भाई ब्रेल को हम कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे। अभी तो हमारे घर में तो सब कुछ अवेलेबल हो सकता है हमारे लिए, तो हम ब्रेल का यूज अगर करते भी हैं तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता उसमें कोई कमी है या कहीं पिछड़ रहे हैं हम। और आप एक ऐसे जॉब में हैं जहां टेक्नोलॉजी का ही यूज होता है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके लिए ब्रेल कहीं ना कहीं एक असिस्टेंट है। यस, डेफिनेटली है जी। तो मैं वही कह रहा था कि ब्रेल को लेकर के भी
थोड़ा सा कंसर्न कम्युनिटी में होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल एटलीस्ट सीखी होनी चाहिए आनी। डेफिनेटली कभी कोई जरूरत पड़ जाती है कुछ पे, किसी डब्बे पे या किसी पैकेट पे, किसी एनवेलप पे ही कुछ आपको लिख के कुछ कॉन्फिडेंशियल है उसको रखना होता है, जो आप किसी और को पूछना नहीं चाहते हो कि ये क्या है। राइट। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप ब्रेल यूज कर सकते जी, वेरी गुड। तो श्रोताओं, हमारे मन की आंखों से प्रोग्राम का ये विशेष एपिसोड आज यहीं पर समाप्त होता है। और आज हमने निकिता जी से बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, ब्रेल पर उनके विचारों को सुना, उन्हें इस जॉब में आने के बाद किस प्रकार अनुभव हुए, कैसे अनुभव हुए, ये सब हमने जाना। और आपने जो विशेष बात नोटिस की होगी वो ये कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से कितने भरे हुए हैं अपनी हर बात को कहने के लिए। और ये बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी पद पर पहुंच जाएं, कितनी भी हम मेहनत कर लें, लेकिन हमारे अंदर आत्मविश्वास को जगाए रखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सभी लोगों में अपनी पहचान बना सकते हैं। हमारी योग्यता तभी कायम हो सकती है जब हम आत्मविश्वास से भरे हुए हों हमेशा। तो श्रोताओं, उम्मीद है आपको आज का ये अंक भी हमेशा की तरह पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई भी प्रतिक्रियाएं या सुझाव हैं तो आप फ़ोन कर दीजिए फिर 9414151415 पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। हमेशा रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो और अगले शनिवार का इंतज़ार करते रहो। क्यों? क्योंकि अगले शनिवार को हम निकिता जी के साथ ही बात करेंगे और वो हमारे इस विशेष प्रोग्राम का अंतिम एपिसोड होगा, यानी निकिता जी के साथ अंतिम एपिसोड होगा। बाकी हमारे ये प्रोग्राम आते रहेंगे जब तक आप सुनते रहेंगे।